सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेड्डी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रशांत सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रणबीर राठी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हुमा खानम जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा बबली सिंह समाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। अनेक लोग और जुड़े हुए हैं, 13 लोग और जुड़े हुए हैं, उनके शायद नाम इसमें नहीं मिला, उन सभी का स्वागत है। हम लोग ये जो क्लास शुरू कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ सूचना दे दें कि ये सेमेस्टर 2 की एक चरक 3 से आयुर्वेदिक में छूट गया था अभी, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमको सेमेस्टर 3 भी शुरू करना है, तो उसमें भी नर्वस सिस्टम एक पार्ट है। और चरक 3 में हमारा जो चैप्टर है वो ट्रीटमेंट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड पर। तो स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम क्योंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको संयुक्त रूप से इसको जैसे बीएचबी के जो पेज नंबर, अगर हम हिंदी के पेज नंबर माने तो 139-40 के आसपास जो शुरू हुआ है वो चैप्टर 11 से, उसके भी रूप में आप देख सकते हैं इसको। और जो चरक 3 है उसमें स्पाइन सेक्शन को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्पाइन सेक्शन के पहले हम लोग समझें कि नर्वस सिस्टम है क्या, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो वहां से शुरुआत की जा रही है कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो हमारे पास सिस्टम तो पूरे शरीर में बहुत है। हम लोग मानते हैं कि अगर हम बीएचबी की बात करें तो हम लोग मानते हैं कि सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है स्ट्रक्चर और फंक्शन शरीर के। अब इन सेलों को कई सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू की संरचना करते हैं। वो डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से है कि उसमें कौन सा टिश्यू, ये 4 सेल मिलकर कौन सा काम करेंगे, ये उपयोगिता की दृष्टि से ये आवश्यक समझा गया था। तो इसलिए शरीर ने भी वही किया, जो क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुष और यावंता पुरुष तावंतो लोके, यानी जो कुछ भी हमारे शरीर में है, तो जो भी जगत में हो रहा है वो शरीर में भी तो है। तो संसार में ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो हमारे शरीर में भी है। यानी आप देखें कि डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग क्यों करते हैं। अगर हमारे घर में हमको 4 काम कराने हैं तो हम 4 कामों को बांट देते हैं, अदरवाइज सारा काम एक ही करते हैं। एक बैंक का काम कर रहा है, एक बाहर का मार्केटिंग काम कर रहा है। तो इन सब के आधार पर, या घर में कोई खाना बना रहा है, कोई बाहर का काम कर रहा है, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये अपने जीवन की उपयोगिता के आधार पर है और अपने लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ और उसको अधिक संयमित बनाने के उद्देश्य से पूरे समाज में हम लोग कर रहे हैं, वही शरीर भी कर रहा है। तो हमारे सिस्टम, जो मेन सिस्टम की बात हम लोग करें, बहुत से 10 सिस्टम करें अगर हम बात करें तो 10 सिस्टम हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन माने हैं। तो मेन सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम की जरूरत, आवश्यकता किस बात की है? रक्त की जरूरत है। तो रक्त की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि रक्त हमारे शरीर में जब फैल रहा था तो एक पोषण के लिए एक तरीका हमारे पास था कि एक रक्त है वो हर जगह प्रवाहित होगा और वो जाकर के सेल में, सारे सेल्स को वो जो पोषक चीजें हैं, पोषक तत्व उनको देगा। पोषक तत्वों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए बिना हम कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते थे। तो ऊर्जा का सिद्धांत वहां भी माना गया था। आयुर्वेद में हम लोग आयुर्वेद में और मान रहे हैं एक्यूप्रेशर में, लेकिन ये वहां भी माना गया बीएचबी में, यानी मानव शरीर विज्ञान यानी जो साइंस है उसमें भी माना कि ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा बनाना है। तो ऊर्जा बनाता था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन चाहिए, और इन ऑक्सीजन के दोनों के बीच में कंबशन, मतलब एक कोई केमिकल रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के बाद CO2 बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसके साथ जल बनेगा और उसमें एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा बनेगी। और यही ऊर्जा हमको खाने पीने, चलने, भागने, दौड़ने, सारे काम करने के लिए आवश्यक होगी। तो उस काम करने के लिए रक्त बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो रक्त बनाने के लिए जो मशीनरी यूज हुई उसका नाम पड़ा
डाइजेस्टिव सिस्टम। वो शुरू हुआ कहाँ से? वो मुंह से शुरू हुआ, मुंह से शुरू हुआ, एसोफेगस में हुआ, फिर स्टमक में गया, स्टमक बाद लीवर का और गॉल ब्लैडर का रोल हुआ, पैंक्रियाज का रोल हुआ, स्प्लीन का रोल हुआ, उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट में स्टमक के बाद पहुंच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह बाहर जो अवशिष्ट मतलब जो वेस्ट मटेरियल था, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उस जितना वो बनेगा एक बाई प्रोडक्ट बनेगा और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर की आवश्यकता थी नहीं, उसने उसको बाहर निकाल दिया लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से। यहाँ ये अब बना क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना सहयोग दिया और सारे तत्व मिल करके और फिर एक कैपिलरी, अब कैपिलरी में जाकर के रक्त बन गया। तो कैपिलरी में हमेशा याद रखिएगा कि रक्त जो है हमेशा कैपिलरी में बनता है। कभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब बन जाते हैं बोन मैरो वगैरह में, लेकिन रक्त जो बनता है वो हमेशा कैपिलरी में बनता है। रक्त बनाने के लिए कोई और सिस्टम नहीं, न बोन मैरो है न कुछ। बोन मैरो में सेल बनती, क्योंकि रक्त माने प्लाज्मा, जल भी चाहिए, प्लाज्मा चाहिए और उसके साथ कुछ पार्टिकल्स चाहिए। तो पार्टिकल्स चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो, उनके सहयोग से बन गया। अब ये रक्त बन तो गया, अब रक्त को बनाने के लिए क्या सिस्टम है? अब रक्त को पहुंचाना कहाँ है? सेल्स में पहुंचाना था। तो इसका जिम्मा जो है ना तो लार्ज इंटेस्टाइन ले पा रही थी और ना स्मॉल इंटेस्टाइन ले पा रही थी। हम सरल शब्दों में आपको कह रहे हैं ताकि समझें उसको, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा ही हुआ है, ये भाषा है उस रूप में। तो अब इसका जिम्मा लिया, एक ट्रांसपोर्टर की खोज हुई, तो भाई कोई ट्रांसपोर्टर होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट करे और इसको वहां पर सेल में भेज दे। तो एक ट्रांसपोर्टर हार्ट के रूप में आया। हार्ट ने कहा कि हमारे पास पूरी मशीनरी है। उनका क्या मशीनरी है? उन्होंने कहा हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम है, आर्टरीज है, फिर हमारे पास वेनस सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स में ये आपकी ऑक्सीजन को है, न्यूट्रिएंट्स को, जितने हैं पोषक तत्व है, सबको पहुंचा देंगे और वहां पहुंचाने के बाद जब वो पहुंच जाएगा तो जो उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम ले आएंगे, भैया हमको ये वापस दे दो, आपको हम इसको फिर ले जाएंगे वहां पर और फिर उसको रिफाइन करेंगे। तो रिफाइनिंग सिस्टम के लिए लंग्स और हार्ट दोनों थे। उन्होंने कहा, लंग्स ने कहा कि हम भाई ठीक है, आप हमको जो सामान भेजेंगे हम शुद्ध कर देंगे ऑक्सीजन के माध्यम से। हम ऑक्सीजन लेंगे और हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिएगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हेड हुआ हार्ट। इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा गया। हार्ट ने कहा कि एक और, हार्ट के साथ एक और बॉडी ने एक जोड़ा, उसने कहा कि भाई ठीक है, जब वेनस सिस्टम में आएगा तो वेनस सिस्टम क्या आएगा, जब हम ऑक्सीजन दे चुके होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट ले चुके होंगे तो उसका तो रंग बदल जाएगा। तो जहां स्कारलेट रेड था पहले, लाल लाल खून जिसको बोलते हैं स्कारलेट रेड उसका है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है उसको, उसका रक्त जो है, कलर जो है वो स्कारलेट रेड है। और जब वो वापस आता है वेन्स में तो उसका पर्पल रेड हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन बहुत कम, नगण्य होती है। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वेनस सिस्टम से और फिर हम अपने यहाँ मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सिस्टम और, लिम्फेटिक सिस्टम और जोड़ दिया गया कि मान लीजिए कोई चीज कहीं कोई गिर जाती है, कहीं कोई रुक जाती है या कहीं हम पहुंचा नहीं पाते हैं, तो हम एक सिस्टम को और सहारा लेंगे, उसको हम कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से हमारा सामान जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आ रहा था और वो पीछे चला आया, अब वो भी हार्ट में आ गया। तो यानी क्या हुआ, दिस वाज सेड टू बी क्लीनिंग सिस्टम एज वेल एज डिफेंस सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को क्लीनिंग सिस्टम भी कह सकते हैं और वो डिफेंस सिस्टम भी था। डिफेंस सिस्टम हमारे रक्त में भी था, वहां भी तो इस तरह क्लीनिंग सिस्टम दो थे और न्यूट्रिशन सिस्टम एक था। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या हम लोग चाहे एक्यूप्रेशर में कि क्लीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूट्रिशन। अब दो सिस्टम हमारे पास होगा, एक हो गया ट्रांसपोर्टर जिसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा, एक हो गया हमारा मशीनरी जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहा, जिससे रक्त बना। हमारा प्रोडक्ट क्या था, रक्त। अब रक्त को हम लोग ले गए, हार्ट में ले गए, चलिए सेल में ले गए, फिर लेकिन इस सेल को कितनी चीजें जरूरत है,
हमने कोई चीज बनाई और बनाने के बाद दुकानदार को दे दी, तो चलिए ठीक है। दुकानदार ने कहा कि आप तो हमको 4 सामान लाए हैं, हमको जरूरत 6 की थी, आप 2 कम लाए हैं। किसी ने कहा कि हमको 4 तो आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे जरूरत 2 ही की है, आज मैं 2 ही दूंगा। तो ये सिस्टम करने के लिए कि इस सेल को या इस बॉडी को या इस सिस्टम को कितने रक्त की आवश्यकता है या कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यह जानकारी करने के लिए शरीर ने 2 सिस्टम क्रिएट किए। वो 2 सिस्टम में एक है हार्मोनल सिस्टम और दूसरा है, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तो ये जो हमारे मैनेजर के रूप में, किसी फैक्ट्री में बैठे हुए मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं, जो ये बताते हैं कि ये तय करते हैं कि इसको जरूरत अधिक है तो इसको सप्लाई अधिक देनी है, इसको कम जरूरत है इसको सप्लाई कम देनी है। तो वो उनका मैकेनिज्म होता है निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के माध्यम से। हम लोग उसको धीरे धीरे पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की जब बात आई तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को भी नहीं पढ़ रहे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं शायद अगर सेमेस्टर 2 में चैप्टर 9 में हम लोग बीएचबी के चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। हम लोग नर्वस सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम चरक 3 में हम लोग स्पाइन सेक्शन पढ़ेंगे, तो स्पाइन को समझना तभी है जबकि हम पहले समझ लें कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जब हम शुरू हुआ तो ये नर्वस सिस्टम क्या हुआ, इसको कंट्रोलर के रूप में माना गया। दोनों कंट्रोलर, हम कंट्रोल कर रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजर की भूमिका में है, ये बताते हैं कि इसको इतनी आवश्यकता है, इसको यहाँ भिजवाओ, इसको कम भिजवाओ, ये सब। तो वो नर्वस सिस्टम कंट्रोलर सिस्टम के रूप में एंडोक्राइन भी बोले। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोलर है और ये भी कंट्रोलर, दोनों कहीं मिलकर काम करते हैं और कहीं कहीं अलग काम करते हैं। कहीं कहीं एंडोक्राइन सिस्टम भी इससे अलग काम करता है, उससे डिपेंडेंट नहीं रहता है, लेकिन कहीं ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो सेंट्रल हम लोग नर्वस सिस्टम बात है। अब नर्वस सिस्टम जब हुआ तो नर्वस सिस्टम के 2 भाग, जहां कहीं आवश्यकता हो आप लोग वीडियो सुनिएगा, कहीं 2-4 चीजें नोट करते जाइएगा, तो उससे आपको धीरे धीरे आसानी रहेगी समझने में। तो अब जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 भाग हुए, एक हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाई इट इज सेड टू बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बताना पड़ेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, शरीर को देखिए, शरीर को एक ढोल की तरह है, ड्रम की तरह। ऊपर से देखिए बिल्कुल ड्रम, एक ड्रम ले लीजिए आप 200 लीटर वाला, आप देखिए कहीं अंतर नहीं, 2 हाथ बाहर निकाल दीजिए, आपका ड्रम पूरा है, ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रम के रूप में है। 2 पैर निकाल दीजिए, 2 हाथ निकाल दीजिए, सारा ड्रम है। ऊपर देखिए सब ड्रम पूरे एक ही तरह का, ऊपर से एक बेलनाकार हमारी आकृति है, चाहे वो बेलन चौड़ा हो चाहे मोटा हो चाहे वो, लेकिन 2 हाथ निकाल दीजिए, 2 पैर तो बेल। तो अब जो सेंट्रली लोकेटेड है शरीर का भाग, शरीर का ये सिस्टम, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया। देखिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंट्रल लोकेटेड है, इसलिए इनको कहा गया सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके 2 पार्ट अगेन हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना और एक पेरिफेरल। पेरिफेरल माने जो परिधि, परिधि माने जो शरीर का दूसरे भाग, इस भाग से जो दाएं बाएं कोई भाग हो, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, चाहे आपके शरीर का जो हम लोग बोलते हैं कि साइड का, लेटरल साइड बोलते हैं ना, लेटरल साइड माने जो पार्श्व, तो यानी जो साइड का भाग है वहां भी जितने हैं उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो 2 सिस्टम हो गए नर्वस सिस्टम के, 2 भाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हो गए, एक होगा ब्रेन और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रचना कर रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल माने जो पेरीफेरी में हूं, यानी उसमें हम लोगों ने माना कि ब्रेन से, इसको ब्रेन को क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी में स्थित है। तो क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी कहा जाता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी का ही भाग है, लेकिन वो नीचे होने के कारण उसको पेल्विक कैविटी कह देते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी हम लोग मान लें कि वो भी पार्ट है। तो कैविटी माने हमने कहा ना ढोल की तरह है, ढोल माने एक ढोल, ढोल नहीं कहा,
बल्कि हमने कहा कि कंटेनर की तरह है, उस कंटेनर को बिल्कुल समझिए ड्रम की तरह है। तो ड्रम में कैविटी, कैविटी माने आयुर्वेद की भाषा में आकाश, आकाश सूक्ष्म, उसका कैरेक्टर सूक्ष्म, वो कहीं पहुंच जाएगा, वायु कहीं पहुंच जाएगी। तो जो आकाश है, तो कैविटी आकाश, तो आकाश थी, उसी में स्ट्रक्चर रखे हुए हैं तमाम, हम लोगों ने उसमें रखे हुए हैं। तो जो कैविटी, इस कैविटी में ब्रेन स्थित है, इसके बाद हमारा उस पर स्पाइनल कॉर्ड स्थित है। तो जो बाहर पेरीफेरी में है, तो जो क्रेनियम, अब देखिए उसके भी दो भाग कह लीजिए। कैसे? पीएनएस में दो तरह के सिस्टम हुए, एक हुआ जो यहां, अब उनमें क्या हुआ, उनमें नर्व्स हुई, सोच नर्व्स को बताएंगे भी, नर्व्स हुई, और नर्व को ले जाने का, ब्रेन तक सूचना पहुंचाने का काम ये था। अब पहले ब्रेन को समझ लें थोड़ा सा, फिर बताएंगे ब्रेन और ब्रेन में क्या है। ब्रेन सीपीयू, अगर हम लोग कंप्यूटर देखा हुआ तो हम सीपीयू को देखेंगे। सीपीयू में क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है, उसको एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है। कोई आप कह दीजिए कि 2 और 2 मिलके कितने होते हैं, तो क्या करता है, ये हमने 2 इंफॉर्मेशन दिया कि 2 और 2 मिलके क्या होती है, दिस इज इंफॉर्मेशन गिवन टू द सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करता है, वो देखता है, जोड़ता घटाता है, जो भी करता है एनालिसिस करता है, और फिर कह देता है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, वो लिख देता है 4। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 है, और जो एनालिसिस किया वो सीपीयू ने किया। तो ब्रेन का यही फंक्शन है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हम ज्ञानेंद्रियों के साथ बात करते हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या है हमारी, अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें, आयुर्वेदिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां है। इनके हमारे पास अवयव है, एपरेटस है। तो ज्ञानेंद्रियां, आयुर्वेद में हम कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां, तो जब तक इंद्रियां नहीं होंगी तब तक आंख के एपरेटस होने पर भी काम नहीं बनेगा। आंख एपरेटस है, लेकिन आंख के साथ कोई ज्ञानेंद्रिय जुड़ेगी तो वो इंद्रिय होगी, तभी देख पाएगी आप उसको। आप मॉडर्न भाषा में कह दें कि वो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं, वो अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी ज्ञानेंद्रियां, तो जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो हमारी तन्मात्राएं हैं, इनके आधार पर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से जो भी सूचना बाह्य जगत की, बाहरी जगत की, बाहरी संसार की, वातावरण की कुछ भी मिलती है, वो हमारी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचती है। तो सब, अब वो ज्ञानेंद्रियों को हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने कहा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मॉडर्न साइंस ने उसको 2 रूपों में परिभाषित कर दिया। कैसे कहा, उनका एक इंद्रियां वो हैं जो केवल स्पेशल सेंसेस के लिए यूज होती हैं, जैसे आंख। तो आंख जो इंद्री है वो केवल देखेगी, वो टच नहीं करेगी, वो टच नहीं करेगी। कान सुनेंगे, केवल टच नहीं करेंगे। नाक केवल सूंघेगी, टच नहीं करेगी, मतलब वो आभास नहीं देगी, वो तो केवल सूंघने का काम करेगी। तो ऐसे जो इंद्रियां 4 शब्द, इस पर छोड़ दीजिए, इस रूप रस गंध टेस्ट, तो 4 जो थी, तो जो ये हुआ वो स्पेशल सेंसेस के रूप में कहे गए, यानी वो केवल एक ही सिस्टम को, यानी एक ही सेंसेस को स्वीकार करते हैं, इसलिए वो स्पेशल सेंसेस की श्रेणी में ला। 4 हो गया, यानी स्पर्श छोड़ दीजिए, शब्द रूप रस गंध, ठीक, इसके जो भी इंद्रियां हैं आप नोट कर लीजिए, वो जो है आपकी आई, और वो स्पेशल सेंसेस में हुई। फिर त्वचा हमारे यहाँ ऐसी हुई, जिसको हम लोग स्पर्श बोलते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में स्पर्श बोलते हैं। उसमें क्या हुआ, उसमें ये चीज हुई, क्या, कैसे, पेन, प्रेशर, हॉट एंड कोल्ड, कोई भी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, पेन हो, पिंचिंग हो, इन सब का, इन शरीर के पूरे, शरीर के किसी भाग में आपका स्पर्श हो, दबाव हो, प्रेशर हो, कुछ हो, ताप हो, इन सब की सूचना देने के लिए हमारे पास एक सेंस हुआ, इसको जनरल सेंस कहा गया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की भाषा में, चरक में हम लोगों ने कहा था, और वहां भी हम कहा था कि त्वचा ऐसी इंद्री है जो सबसे महत्वपूर्ण इंद्री है,
और वो कई सेंसेस को एक्सेप्ट करती है। वही बात यहां भी उन्होंने कहा कि उसको जनरलाइज सेंसेस कहा गया, कि वो कोई भी चीजें। फिर हम लोगों ने कहा कि अब कैसे सूचना मिली, स्किन के माध्यम से। यहाँ पर रिसेप्टर्स हमारे हैं, तमाम तरह के रिसेप्टर्स हैं। वो दबाव के लिए है, केमिकल के लिए भी, कंपोजिशन के लिए है, वो स्पर्श के लिए भी है, वो दबाव के लिए भी है, वो हीट के, सबके हैं, सेंसेस हैं। ठीक, वो हम लोग उसको अपने अपनी भाषा में अलग अलग कहेंगे। प्रोप्रियोसेप्टर्स कहेंगे, कुछ को हम लोग कहेंगे केमोसेप्टर्स कहेंगे, कुछ को हम लोग बैरोसेप्टर्स कहेंगे। बैरो माने प्रेशर, केमो माने केमिकल वाले वो, और प्रोप्रियोसेप्टर्स माने जैसे कान वगैरह, स्पिंडल्स वगैरह होते हैं, वो इन सबको हम लोग कहते थे। तो उनसे सूचनाएं कोई मिली, यहाँ किसी ने टच किया, तो ये टच जो करने वाला है, ये किसी ने स्पर्श किया, तो यहाँ पर जो हमारे द्वारपाल, हम उनको द्वारपाल बोल देते हैं, उनको रिसेप्टर बोल सकते हैं, रिसेप्टर द्वारपाल। वहां देखिए, भाषा आप समझते जाइए जो साइंस की है, क्योंकि वो अब बहुत आवश्यक है, लेकिन समझने के लिए एक तरीका ये रखिए कि उसको अपनी भाषा में समझे ना कि है क्या ये। तो ये द्वारपाल यहाँ बैठे हुए हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तह तह सुर बैठे कर थाना, और आवत देखत विषय बयारी, ते हट दे कपाटू भाई। जो भी वातावरण में बाहर हो रहा है, उसकी सूचना यहाँ पर मिल जाती है। टच हुआ, सूचना मिल गई। तो ये सूचना मैं कैसे मिली, ये जो है स्किन के माध्यम से जो आई, वो यहां से, अब साइंस की भाषा में, एफरेंट नर्व, AFFERENT, एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व यहां से ब्रेन तक सूचना ले जा रही है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ऑन बैकडोर एंट्री है, ये भी नोट कर लीजिए। दिस इंफॉर्मेशन, दिस सेंसरी, जिसको सेंसरी इंफॉर्मेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एफरेंट नर्व के माध्यम से सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू बैकडोर एंट्री, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड को जो पीछे साइड है, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पीछे है, तो आगे का भाग और पीछे का भाग, तो इसको एंटेरो कह सकते हैं, इंटीरियर, और उसको पोस्टीरियर। उसको हम लोग डॉर्सल बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटीरियर, और उसको डॉर्सल। तो डॉर्सल, तो डॉर्सल माने पीठ की तरफ, और यहाँ वाले सामने की तरफ। तो जो हम लोग ने सामने वाला भाग कहा है, तो यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। दिस गोज फ्रॉम डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप माने नीचे से ऊपर जा रही है, इसका जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर है, दिशा, दिशा तय है इसकी, नीचे से ऊपर की दिशा है, इसको बोलेंगे डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप सेंसरी इंफॉर्मेशन एफरेंट, थ्रू एफरेंट नर्व्स एंड बैकडोर एंट्री, मानी पीठ के पीछे से, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पीछे का भाग है वहां से जाती है। चलिए, पहुंच गए ब्रेन में, ब्रेन में पहुंची, तो ब्रेन ने एनालिसिस किया, उसको किसी ने टच किया, ठीक है। अब मान लीजिए प्रशांत सिंह को किसी ने टच किया, तो ब्रेन के पास जो शुरू की उम्र है आपकी बचपन से, उसमें आप कहते हैं ना, कहते हैं ये ओ दिस इज क्रो, ये कौवा है, ये हंस है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये क्या बता रहे हैं, वो ब्रेन उसको एनालाइज करता रहता है, और एक उसकी एक फोटो लेता रहता है, और ये करता रहता है कि ये हाथी है, हाथी का मतलब इस तरह का हाथी होने, जिसके मोटे पैर होंगे वो होगा, कौवा है तो ऐसा होगा, क्रो है तो ऐसा, मतलब जो भी चीज हो, जो भी चीज होगी उसके बारे में, उस वस्तु, घटना, चित्र कोई भी होगा, उसकी एक इमेज लेता रहता है, वो इमेज एक्सेप्ट करता रहता है। तो उसने देखा, अब स्पर्श भी उसी तरह है, स्पर्श उसको हुआ भी, उसने चेहरा आंखों से देखा भी, मान लीजिए आंखों से नहीं देखा, वैसे कह रहा हूँ, आंखों से माने नहीं देखा, यहाँ पर जो संवेदना गई, उस संवेदना ने टच संवेदना नहीं बताया कि ये टच ऐसा है। अब हमने कहा नहीं, कोई भी सेंस, चाहे वस्तु हो, चाहे घटना हो, चाहे चित्र हो, चाहे सेंस हो, इसकी सूचना ब्रेन तक पहुंची, तो ब्रेन ने अपनी फाइल खोली। अब आप एज इट मत सोच लीजिए फाइल खोलने लगे, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, फाइल खोली, क्योंकि उसके पास इस इमोशन का, इस प्रेशर का अर्थ है। उसने कहा कि अरे ये तो प्रशांत सिंह के मित्र हैं, शत्रुघ्न सिंह आए हुए हैं, तो उनका टच है,
उसको शत्रुघ्न सिंह का टच पहले मालूम है कि ऐसा टच है, वो शत्रुघ्न सिंह के टच को उन्होंने, प्रशांत सिंह इसको अन्यथा मत लीजिएगा, शत्रुघ्न सिंह कोई हो सकते हैं कोई नहीं हो सकते, मैं अन्य वो बता रहा हूं। तो इन ग्रुप में उसने टच को फील किया और बताया ब्रेन को कि यस, ब्रेन ने ये एनालाइज किया कि नो, इट इज हिज फ्रेंड्स टच, सो डोंट वरी, उसने कह दिया। अब कोई इंफॉर्मेशन, कोई, उसने कहा डोंट वरी, चलिए मान लीजिए वीना शर्मा को, एग्जाम्पल के सामने मेरे जो है बैठे हुए उन्हीं के नाम ले रहा हूँ, वीना शर्मा मैडम को किसी ने टच किया और वो उसकी फ्रेंड का टच नहीं है, तो उसने इंफॉर्मेशन दिया कि नो, ये कोई अनजाना टच है, ये ऐसे नहीं है। अब ये ब्रेन ने एक इंफॉर्मेशन दिया, एनालाइज किया कि नो, वी हैव टू टेक स्टेप्स, हमको स्टेप लेना है। अब क्या स्टेप लिया उसने, ब्रेन ने ऑर्डर दिया थ्रू मोटर, इसको बोलेंगे हम लोग मोटर कमांड, जो ऑर्डर हमारा है वो हमारा मोटर कमांड के रूप में कहा जाता है। तो हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड दिस इज मोटर इंफॉर्मेशन, ओके। अब मोटर इंफॉर्मेशन आएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, समझ रहे हैं ना। अब ये तो गई थी नीचे से ऊपर, फ्रॉम डाउन टू टॉप, वो आएगी टॉप टू बॉटम, वो क्या है इंफॉर्मेशन, और वो स्किन में नहीं आएगी। अब वो हमारे पास एक और सिस्टम है मूवमेंट वाला, हम लोग कहते हैं ना मसल सिस्टम, तो जो स्केलेटल मसल्स है इनको इंफॉर्मेशन आई, तो स्केलेटल मसल में क्या है, मूवमेंट करना, जो हम कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, स्केलेटल मसल, वो इंफॉर्मेशन स्केलेटल मसल के थ्रू आई और उसने कहा कि स्लैप हिम। अब ये जो इंफॉर्मेशन आएगी वो मोटर नर्व कहलाएगी, वो इफरेंट कहलाएगी, EEFFERENT, इफरेंट माने इफेक्टिव, इफेक्टिव रूप में, इफेक्टिव माने तो ई से इफेक्टिव माने एफरेंट और इफरेंट दोनों में, बस उसमें ए है इसमें ई है। तो इफरेंट माने इफेक्ट देने वाला, इफेक्ट देने वाला वो जाएगा कहाँ, वो स्किन में नहीं जाएगा, वो जाएगा मसल सिस्टम में, स्केलेटल मसल्स को। तो स्केलेटल मसल क्या है, हम लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ही, स्केलेटल मसल चैप्टर 2 में पढ़ा है, मसल से बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि बीएचबी में कि स्केलेटल मसल होती है इन, वो कहती है वॉलेंट्री मसल्स कहलाती है। स्केलेटल मसल्स हम लोग पढ़े हैं उसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, जिन पर हमारा वश नहीं है वो इनवॉलेंट्री, और जो जिन पर हमारा वश है वो वॉलेंट्री। तो ब्रेन ने कमांड दिया थ्रू मोटर कमांड, इसको कमांड बोलेंगे, थ्रू मोटर कमांड, कि उसको स्लैप हिम। अब उसने स्लैप किया तो उसने पूरा पोजीशन हुई, ये सब सारे ब्रेन के सिस्टम सब इन्वॉल्व हो गए, उसमें सेरेबेलम भी इन्वॉल्व हो गया कि हमारी पोजीशन बताओ कहां पर है। तो उसने कहा कि हम तो बैठे हुए हैं, दुर्गा खड़े हो, तो खड़े होकर उन्होंने कहा कि जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ो और एक हाथ का यूज करो स्लैप। तो ये जो मोटर कमांड आया, ये आया सामने के भाग से, ये आया ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में सामने के भाग में इंटीरियर पोर्शन ऑफ, यहां से आया और कमांड किसको गया, स्किन को नहीं गया बल्कि स्केलेटल मसल्स को गया और वहां पर रुका। तो दिस, या उसके पहले कोई चला गया तो उसने फिर इंफॉर्मेशन दिया कि नो, वी डोंट हैव टू स्लैप बिकॉज ही हैज गॉन, ओके। अब ये जो इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन गई कि भैया हमने मारा नहीं है, लेकिन वो वादी भाग गया, तो यानी ये इंफॉर्मेशन फिर गई, ब्रेन ने कहा कि ओके। ये जो इंफॉर्मेशन है तो दोनों पढ़ा हम लोगों के, एक हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू बैकडोर एंट्री, एक हमारी मोटर कमांड थ्रू इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और एक स्किन से गई थी सेंसरी, और दूसरी जो गई, जो आई मोटर कमांड, वो हमारी स्केलेटल मसल्स को आई, ठीक। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस का, ठीक। अब सीएनएस में ये सीएनएस का हो गया। अब पीएनएस में क्या है, ये जो कमांड देने काम है, ब्रेन ने तो ब्रेन ने इतना काम किया कि कमांड दे दिया, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, ये जो मोटर कमांड लेके आ रहा है, ये कोई सिस्टम होगा, कोई दूत होगा
वो दूध का नाम है वही इफरेंट नर्व, तो हम लोग सेंसरी नर्व कह देते हैं और उसको बोल देते हैं मोटर नर्व कह देते हैं। जो कमांड आता है वो मोटर नर्व के थ्रू आता है, तो और जानता है वो सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, ये जो ग्रुप है ये पीएनएस के पार्ट है। पीएनएस माने जो शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की ओर जाती हैं, कोई भी चाहे इंफॉर्मेशन ले जाती हो और चाहे इंफॉर्मेशन जो मोटर कमांड देती हूँ, ऑर्डर देती हूँ, ये दोनों का काम हमारे पास करने के लिए पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहां तक क्लियर? कोई हाँ ना बोलेगा? जी सर वीएनएस ना वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। यहाँ तक हुआ? ठीक, हाँ सर क्लियर है। यहाँ से तो क्लियर। और बोलिए, एक आध लोग और बोल दें। सब सो गए सर? टफ लग रहा है। नहीं, अभी हमने वो शुरू ना, ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स मेन अभी बाद में आएगा। बस जो ये बताना जरूरी इसलिए कि आप लोग फिर जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट को तो आत्मसात कर लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग आत्मसात करना। ठीक, तो अब पीएनएस के पीएनएस के दो भाग हुए। पीएनएस के दो भाग क्या हुए? पीएनएस के दो भागों में दो तरह की नर्व हुई। एक हुई जो क्रेनियल कैविटी से निकली है, उनको हम लोगों ने क्रेनियल नर्व कह दिया। क्या हुआ? देखिए नाम से, लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन क्या है? क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल से जो निकली उसको हम लोग कह दिया क्रेनियल नर्व। क्रेनियल कैविटी से निकली, यहाँ से ब्रेन से निकली है, वो आपको मेडुला से निकली है, कुछ मिड ब्रेन से निकली है, कुछ पोन्स से निकली है। तो ये जो निकली इसको हम लोगों ने कह दिया कि ये हमारी क्रेनियल नर्व है। ठीक, फिर हमारे पास क्योंकि ब्रेन के दो पार्ट, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली उनको हमने कह दिया, क्या कह दिया? स्पाइनल नर्व। नाम के साथ बिल्कुल नॉमेनक्लेचर वैसे होगा। इस क्रेनियल कैविटी से निकली तो क्रेनियल नर्व, वो 12 पेयर हुई, और जो हमारे ये हुई वो 31 पेयर हुई, उनको हमने कह दिया कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से निकली तो स्पाइनल नर्व हो गई। ये इंफॉर्मेशन ले रही है, जा रही है। और इनका एक और शब्द बाद में आएगा कि जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन, हम लोग जगत में क्या, संसार में क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि उस थानेदार का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये पूरा क्षेत्र है, सेक्टर, इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र। तो ये एरिया ऑफ ऑपरेशन को हम लोगों ने यहाँ उनकी भाषा में कहा इनर्वेशन, INNERVATION, इनर्वेशन एरिया। मतलब उस एरिया में इसका इफेक्ट है, वहां पर ये इफेक्टिव है। ठीक है, ये शब्द आपको आएंगे धीरे धीरे, तो वो शब्द भी जानिए, शब्दों का अपना महत्व है। इनर्वेशन एरिया, हम कहेंगे इनर्वेशन एरिया। ठीक, अब तो हम लोग फंक्शन के हिसाब से पहले जान ही रहे थे कि हम लोग सेंसरी और वो, और हम लोगों ने लोकेशन के हिसाब से समझ लिया कि लोकेशन के हिसाब से हम लोग कहा क्रेनियल कैविटी से निकली क्रेनियल नर्व, तो हमेशा याद रखिएगा। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली वो स्पाइनल नर्व, तो दो तरह का। अब ये हो गया। अब चलिए, अब इसने क्या किया? अब देखिए, सेंसरी कमांड तो गया, स्पाइनल कॉर्ड के दिया पीछे से और ब्रेन में चला गया, लिसिस हुआ। मोटर कमांड दो तरह के हो गए। अगेन वी कम टू मोटर कमांड। मोटर माने मोटर नर्व से जो कमांड आ रहे हैं उनको मोटर कमांड कहा गया। जो आदेश आ रहे हैं, ब्रेन के आदेश दे रहा है। तो ब्रेन के आदेश क्या हुआ? दो तरह के आदेश आए, हमने अभी डिस्कस किया था। एक आदेश ऐसा आया जो स्केलेटल मसल को दिया। स्केलेटल मसल क्या है? जिसको हम अपनी इच्छा से उठा सकते हैं। हाथ कोई चीज उठाना है, जाना है, टहलना है, घूमना है, पैर को मूवमेंट करना है, ये दीज आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स के माध्यम में जो आया वो हमारा मोटर कमांड का वॉलंटरी मसल गया। तो ये वॉलंटरी कमांड हुआ जो जिसको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। उसने कहा ये काम करिए, कर। ब्रेन से एक दूसरा कमांड जाता है जो हम लोग एक और पढ़े हुए हैं चैप्टर 2 में, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, तो ये वो मसल्स हैं जो
शरीर के आंतरिक अंगों में जाती हैं और वहां अपना काम करते रहते हैं, हमको मालूम नहीं होता। हार्ट अपना फंक्शन कर रहा है, लंग्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, लीवर अपना फंक्शन कर रहा है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो है इन स्मूथ, उनको हमेशा स्मूथ मसल्स हम लोग कहेंगे, ठीक, हमेशा याद रखिए। एक इनवॉलेंट्री मसल्स है, स्मूथ मसल्स। जैसे एब्डोमिनल की मसल्स दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के माध्यम से हम मसल्स का मूवमेंट करा सकते हैं, करते हैं ना हम लोग योग में पेट को, तो वो मूवमेंट जो दे रहे हैं मसल्स को, वो हम करते हैं किससे, वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स कहलाती है, क्योंकि हम मूवमेंट दे सकते हैं उनको। और एक लेकिन जो स्टमक में कोई फंक्शन कर रही, इनर्वेट कर रही है, उसको हम कमांड नहीं दे सकते। तो दो तरह के आए, एक आया जो इनवॉलंटरी मसल्स के थ्रू, और एक आया वॉलंटरी मसल्स के थ्रू। अब इनवॉलंटरी में दो, फिर दो कर लीजिए, इनवॉलंटरी मसल्स में दो। हार्ट के पास एक मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स गई, वहां कमांड दिया उसने, लेकिन उस इनवॉलंटरी मसल्स के कमांड में दो तरह की चीजें हुई। एक कहा गया सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, क्यों कहा गया, और एक कहा गया पैरासिम्पैथिक। हार्ट सामान्य दशा में सो रहा है, काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, आप सो रहे हैं, फंक्शन कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, आराम से वो नींद ले रहा है, उसको कोई टेंशन भी नहीं है, तनाव भी नहीं है। ये जो मूवमेंट है वो पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से गवर्न है। यानी मोटर कमांड, जो मोटर कमांड था, उसके हम लोगों ने इनवॉलंटरी और वॉलंटरी विभाजित किया। इनवॉलंटरी को हमने फिर दो पे विभाजित किया। एक हुआ ऐसा कमांड जिसमें पैरासिम्पैथिक माने शांति काल का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन अगर अचानक हार्ट को आप ये कोई आकस्मिक घटना घटने लगे, कोई सांड आ जाए, कोई हाथी आ जाए, अब वो दौड़ाने लगे, तो हार्ट को दौड़ना पड़ेगा। तो हार्ट अगर दौड़ेगा तो हार्ट को क्या चाहिए, रक्त चाहिए ना, और रक्त चाहिए। अब ये कमांड जो आएगा वो आएगा कौन से, उससे एक तो कमांड आया पैरासिम्पैथिक से शांति काल में, एक आया सिंपैथिक काल में। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को इसको कहा गया, क्यों, आपको या हार्ट को या शरीर को आपको सिंपैथी की आवश्यकता है। आप घर में बैठे हुए हैं, अचानक आपकी मम्मी ने या आपके फादर ने डांटना शुरू कर दिया, तो आपका थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ेगी ना। तो वो जो बढ़ेगी, भले आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, हार्ट बीट तो बढ़ेगी। तो जो हार्ट बीट बढ़ी, उसको एक सिस्टम चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए, उसको ब्लड अधिक चाहिए। नॉर्मल शांति काल में तो आप सो रहे थे, वहां तो पैरासिम्पैथिक काम कर रहा था। अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए आएगा और वो फंक्शन करेगा। तो दिस इज नोन एज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। एंड नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में कह रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि इतना सरल ही है। पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक बहुत कठिन है, लेकिन सिंपल भाषा में कि जिसमें आपको सिंपैथी की आवश्यकता हो, दैट इज नोन एज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और जो शांति काल का हो, जिसमें सिंपैथी की आवश्यकता न हो, उसको हम लोग बोलेंगे। ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भाग हैं। क्यों, क्योंकि यह इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सीधे ब्रेन से गवर्न हो रहा है। यहाँ ये हम लोग का आपने पाया है। अब और थोड़ी बात अब शुरू करें, देखें कुछ चित्र वगैरह दिखाएं तो शायद कुछ समझ में आए, क्योंकि धीरे धीरे और हम लोग बढ़ते हैं कहीं।
ये ब्रेन का चित्र है, ये शेयर हो रहा है। देखिए अब ब्रेन में क्या है, ब्रेन में 3 पार्ट है, ठीक। तो ब्रेन का जो ये पार्ट है, देखिए ये, अच्छा कर्सर को मैं लाऊं, देखिए अगर हो जाए तो। सर ये बुक में नहीं है डायग्राम। अभी बुक की बात ही नहीं की मैंने, ओके सर। अभी तो हमने चरक की बात ही नहीं किया ना। एनीवे मुझे अभी ये दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैं चला रहा हूँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा हाँ जी, चलिए, हाँ जी सर। से काम चला लेंगे हम लोग अभी थोड़ा सा मुझे। तो ये जो बीच का ये पोर्शन जो आपने देखा, ये दिस इज सेल्फ, जो आपका हमारे न्यूक्लियस हुआ कर रहा है। न्यूक्लियस जान रहे हैं ना हम लोग? न्यूक्लियस क्या है एक शब्द में कहें तो? कंट्रोलर सर, कंट्रोलर, प्राण, आत्मा, मालिक, है ना, जो भी ग्रह स्वामी वही है ना। तो ये जो है, ये इस एरिया में ये सेल बॉडी कहलाती है। सेल बॉडी माने जिसमें न्यूक्लियस होता है। क्लियर? ये इतना मानी समझिए और अधिक समझने की जरूरत नहीं। और ये जो उसके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन माने हम लोग जानते हैं ना, साइटोप्लाज्म भरा होता है सेल में। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इसके ये है, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी है एंड दीज आर डेंड्राइट्स, जो इस तरह के बने हुए ना एक्सटेंशन, ये इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कोई भी जब आएगा तो इन्हीं संपर्क करेगा और ये इनको बताएगा। देखिए वही है, 2 तरह का है। पहले क्या होता था, एक राजा एक दूत को भेजता था, दूसरा दूत से मिलता था और उसको इंफॉर्मेशन देता था और फिर राजा तक पहुंचा देता था, यही तो करते थे। तो वही, कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो इनके पास आ जाएगी, ये डेंड्राइट्स है, ये इंफॉर्मेशन लेंगे और उसको सेल बॉडी को दे देंगे। ये सेल बॉडी बीच में, अब सेल बॉडी ने इसको दूसरे को पहुंचाना है, ऐसे संपर्क करेगा। अब इस सेल के, अब ये जो पूरा आपका लंबा सा दिख रहा है, इसकी लंबाई देखिए, यहां लंबाई खूब होती है, इसको कहते हैं एक्सॉन। क्लियर? हम लोग इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर एक्सोलीमा, एक्सॉन में समझ लीजिए, एक्सॉन से तो एक्सोलीमा एक पतली परत चढ़ी होती है, जैसे मेम्ब्रेन हर जगह होती है ना सुरक्षा के लिए, तो वो एक्सोलीमा यहाँ पर एक परत चढ़ी होती है। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक माइलिन शीथ होती है। तो माइलिन शीथ होती है, वो चढ़ी होती है। तो माइलिन शीथ जो चढ़ी होती है, तो अगर माइलिन शीथ न्यूरॉन में चढ़ी हो, ये पूरा सिस्टम न्यूरॉन कहलाता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो आपका पूरा एरिया है, अगर इसमें माइलिन शीथ चढ़ी होगी तो ये माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाएगा, और अगर नहीं चढ़ी होगी तो नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक तो क्लियर? 3 पार्ट हुए, एक डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद हमारा सेल बॉडी, और इनको हम लोग पूरे इनको सब सोमा भी बोलते हैं। सोमा इसलिए कि सोमा माने होता है दैहिक, दैहिक सोमैटिक, सोमैटिक माने दैहिक, दैहिक देह हम लोग मानते थे ना, देह आयुर्वेद का, दैहिक अगर समझे तो देह आयुर्वेद का शब्द है। तो शरीर और देह में अंतर यह है कि देह जो है जब तक विकास करता रहता, वैसे तो नॉमेनक्लेचर को दोनों को यूज करते हैं, लेकिन देह का अर्थ है कि देह में जब तक विकास होता रहता तब तक देह है, और जब विकास रुक जाता है तो शरीर है। क्लियर? लेकिन फिर भी हम लोग उसको, उस नॉमेनक्लेचर को यहाँ नहीं ले रहे हैं। ये दैहिक माने हुआ कि जो सोमैटिक है वो ये है, ये सोमा कहलाता है, इसलिए सोमा की वजह से सोमा। तो ये दैहिक है, एनीवे नाम की वजह से बोल रहे हैं। और ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन लंबे होते हैं, और बिल्कुल जैसे आप
हम लोग देखते हैं कि बिजली के तार होते हैं, उस तरह के तार होते हैं, ये लंबाई में होते हैं, एक्सॉन बहुत लंबे होते हैं, इनमें एक्सोलीमा नॉर्मल परत चढ़ी होती है, लेकिन अगर माइलिन शीट चढ़ी हुई हो तो माइलेटेड कहलाते हैं, अगर माइलिन शीट नहीं चढ़ी हो तो नॉन माइलेटेड कहलाते हैं। अब यहीं पर अंतर समझिए, आगे इसको बताने का पर्पस क्या है। इस पोर्शन का जो ये वाला सेल है, सोमा है, सेल बॉडी है, और ये डेंड्राइट्स है, इनका कलर ग्रे होता है, इनका कलर ग्रे होता है। कौन क्या होता है? ग्रे, ग्रे कलर। और इस माइलिन शीथ का कलर, माइलिन शीथ का याद करिए, माइलिन शीथ का कलर व्हाइट होता है। तो चूंकि अधिकांश में माइलिन शीथ चढ़ी होती है, इसलिए जहां जहां ये एक्सॉन होगा उसका कलर क्या होगा? व्हाइट। अब हम लोग कोई और पिक्चर देखें, मान लीजिए ब्रेन का। तो हमारा शरीर जो ब्रेन है, तो उस ब्रेन में केवल न्यूरॉन नहीं होते, न्यूरॉन उसका क्या है? न्यूरॉन देखिए, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अपने तमाम यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर हो सकते हैं, ठीक है, ये उसके वो है, यहाँ पर भी जाना नहीं है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन वो है। लेकिन उनमें एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स होते हैं, ये बड़े सेल्स होते हैं, ये सुरक्षा वगैरह का काम करते हैं। तो हमारा ब्रेन में न्यूरॉन ही नहीं होते हैं, बल्कि ग्लायल सेल्स भी होते हैं, ठीक है, न्यूरोग्लिया जिसको बोलते हैं, तो इनसे बना होता है। अब यहां पर ये बताना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, इसके लिए बोल रहे थे, जिसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सेल बॉडी है और सेल डेंड्राइट्स है, अरे न्यूरॉन डेंड्राइट्स है, इनका कलर ग्रे है, और जो एक्सॉन है उनके ऊपर चढ़ी हुई माइलिनेटेड शीट, इसलिए उनका कलर व्हाइट। अब देखिए, ये ब्रेन का पार्ट है, साइड पार्ट है, यानी ये वाला जो जिसे दिख रहा है, जहां लिखा है स्पाइनल कॉर्ड, जहां लिखा है, तो ये बगल में जो है सेरेबेलम है, ठीक है। और देखिए ये नीचे से जो आ रहा है, देखिए ये पोन्स का पार्ट है, ये मिड ब्रेन ऊपर है, तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, और उसके बगल में ये मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा हमारा जो है, मेडुला ऑब्लांगाटा और पोन्स और मिड ब्रेन, ये दोनों मिलकर के, ये तीनों मिलकर के ब्रेन स्टेम की रचना करते हैं। इनको मिला के बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये हमेशा प्रश्न आता है कि ब्रेन स्टेम का सबसे निचला भाग क्या है, तो आपको लिखना है मेडुला ऑब्लांगाटा। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड निकली है मेडुला ऑब्लांगाटा के जस्ट नीचे है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। सेरेबेलम पोन्स के, देखिए पोन्स के लेवल पर सेरेबेलम है, सेरेबेलम का एक साइड हुआ, और ये ऊपर का जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। अब देखिए, अब यहीं पर आ गए, कॉर्टेक्स और मेडुला दो शब्द ऐसे होते हैं। कॉर्टेक्स किसी भी संरचना में जहां आप पढ़ेंगे तो हमेशा कॉर्टेक्स कहा जाएगा बाहर का एरिया, जो ऊपर का एरिया या बाहर का एरिया, जो जैसे हमारा ये कहें तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ वाला, ये सब कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और अंदर का जो एरिया ये वाला व्हाइट दिख रहा है, ये हमारा अंदर का एरिया है। इसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर अब संरचना बता रहे हैं जो हम उसके लिए आए थे, कि जो स्ट्रक्चर जो है, हमारे स्ट्रक्चर देखा ना हम न्यूरॉन्स वाला, तो न्यूरॉन्स के जो अरेंजमेंट है ऐसा रखा गया है कि हमेशा ऊपर डेंड्राइट्स है और सेल बॉडी है। देखिए इस एरिया में सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स है, इस एरिया में सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स है, यहां तक देखिए सब, ये सब बाहर एरिया में, ऊपरी एरिया में और बाहरी एरिया में। और ये ब्रेन किसके तरह दिखता है? अखरोट की तरह। किसकी तरह? अखरोट। अखरोट को आप देखिएगा आज ऊबड़ खाबड़ होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि उसमें अधिक इंफॉर्मेशन गैदर करने की क्षमता आ जाती है। कैसे?
तिरपाल आपने देखा है जिससे ढक देते हैं पानी में, बारिश न हो। तिरपाल बहुत लंबा हो जाता है, लंबा चौड़ा खूब, 200 फीट का, 400 फीट का, बहुत तिरपाल बड़े होते हैं। आप देखिए जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं तो तिरपाल से ढक देते हैं ना उसको। तो वो जो तिरपाल है उसको जब छोटा कर दिया जाता है तो वो मालूम हुआ कि 1 फीट में आ गया। तो वैसे ही ब्रेन के ये कॉर्टेक्स एरिया में ऐसे इस तरह बनाते हैं, परतें होती हैं ताकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग खूब हो सके। इसी ब्रेन में सारा कुछ है, इसलिए उसमें बहुत इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ये हमारा तिरपाल की तरह कई परतों में होता है। अखरोट में देखिएगा खाने के पहले थोड़ा सा उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अखरोट को एक बार स्टडी करिए बिल्कुल। तो हम जो कहना चाहते हैं, जहां जहां सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सोमा होगी यानी सेल बॉडी होगी, और जहां जहां डेंड्राइट्स होंगे, उसका कलर क्या था हम लोगों ने बताया था, वहां ग्रे। तो वहां वहां ब्रेन में ग्रे रंग मिलेगा, और ये मिलेगा कहाँ? कॉर्टेक्स एरिया में मिलेगा। कॉर्टेक्स एरिया में ये यहां भी मिलेगा। ये हम लोग सेरेबेलम बोल रहे हैं ना, सेरेबेलम में भी बाहर बाहर जहां होगा वहां पर आपको कॉर्टेक्स एरिया होगा, वहां पर ऐसा अरेंजमेंट है कि सेल बॉडी और डेंड्राइट वहां मिलेंगे। तो ये दिस इज नोन एज, तो हम ये कह सकते हैं कि कलर ग्रे माने कॉर्टेक्स। अब अरेंजमेंट जब ऊपर यहां है तो नीचे जो यहां पर क्या होगा, एक्सॉन होंगे। तो एक्सॉन का कलर क्या होगा? ड्यू टू माइलिन शीथ, व्हाइट। माइलिन शीथ चढ़िए ना तो व्हाइट। तो ऐसा अरेंजमेंट है कि ऊपर ये है और यहाँ पर एक्सॉन है, तो इस एरिया में एक्सॉन पर होगा तो व्हाइट, इसलिए व्हाइट मैटर को हम लोग कह सकते हैं कि एक्सॉन है। क्लियर? हम लोग कॉर्टेक्स को कह सकते हैं कि ये ग्रे मैटर है, हम लोग व्हाइट मैटर को कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सॉन है। ये ब्रेन में है। तो ब्रेन में कॉर्टेक्स बाहरी एरिया जिसका कलर ग्रे है, क्योंकि वहां पर डेंड्राइट्स और सेल बॉडी पड़ी हुई है, और एक्सॉन जिसका कलर व्हाइट है, ये बीच में पड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ व्हाइट ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ये हुआ। अब अंदर आइए, ये जब उतरती है नीचे तो यहाँ कोई छेद होना चाहिए, यहाँ कोई छेद होगा ना, उतरेगी जब स्पाइनल यहाँ पर आएगी तो स्पाइनल कॉर्ड उतरेगी। तो ये सारे जो है फोरामेन मैग्नम कहलाएगा, जो यहां से उतरेगी। फोरामेन माने जहां जहां फोरामेन आवे, शब्द आप समझ लीजिए कि फोरामेन माने छेद, होल। बिना होल के कैसे नीचे उतर जाएगी? तो ये होल है, तो यानी फोरामेन, ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू यहां उतरेगी स्पाइनल कॉर्ड में। अब आप अंदर आइए, स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा स्थिति होगी। कैसे? स्पाइनल कॉर्ड में ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन बीच में चले जाते हैं, नहीं बाहर। ये एक्सॉन बाहर चले जाए, यहाँ तो बीच में, अंदर बीच में है। यहाँ यही एक्सॉन सूचना भेजने का काम करते हैं, तो ये एक्सॉन बाहर हो जाते हैं और अंदर हो जाता है ग्रे मैटर। क्यों अंदर हो जाएगी? सेल बॉडी। तो इसलिए जस्ट उल्टी स्थिति है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्टेक्स जो है, जो बाहरी एरिया है ग्रे मैटर, वो अंदर होगा और व्हाइट मैटर बाहर होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं सर। हम लोग एक और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग मान लीजिए कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है जहां पर कि हमारे सेल बॉडी पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा भी पाया गया कि ब्रेन के इस पार्ट में जहां व्हाइट मैटर है, यानी जहां एक्सॉन पड़े हुए हैं, ये दिख रहा है ना कर्सर? कर्सर हल्के से दिख रहा है ये वाला? नहीं दिख रहा? नहीं सर, कर्सर तो नहीं दिख रहे। अच्छा कर्सर, हाँ वो दिखता नहीं वर्चुअली। यही तो बताना चाह रहा था कि वो एक कोई ऐसा है इसमें अरेंजमेंट है कि जिसमें कर्सर को हम करा सकते हैं। हिला के दिखा वो
हो नहीं पा रहा, अंडरलाइन नहीं हो पा रहा उसका, ये एरो एरो बना देंगे तो ये एरो आ जाएगा, ये एरो एरो दिखा, दिख रहा है सर? सर एरो दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है एरो। तो दिख रहा है सर। ये दिखा एरो, है ना? तो हाँ ये जो जी, हाँ जी, दिख एरिया रहा है है, सर। इस एरिया में ये भी हो सकता है कि कोई सेल बॉडी पड़ी हो। अब सेल बॉडी पड़ी होंगी तो क्या वो कौन सा कलर होगा? सर वाइट होगा, नहीं सर, ग्रे हो जाएगा। ग्रे, सेल बॉडी माने ग्रे। ग्रे। तो अगर कोई सेल बॉडी यहां पड़ी हो इस जगह पर अंदर के एरिया में, तो हम लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। नोट कर लीजिए, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। अगर कोई सेल बॉडी इस बीच के मतलब अंदर के भाग में, ब्रेन के अंदर के भाग में पड़ी हो, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक, अब यहां पर ये होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में जो भी पाया जाएगा वो कहा जाएगा कि यहाँ सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी माने यहाँ न्यूक्लियस हो जाएगा। अब ये जो नीचे क्या देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से जो नीचे उतर रहे हैं ऊपर से, तो ये क्या हम लोग कह रहे थे कि एक्सॉन के बंडल निकल रहे हैं ना, यही एक्सॉन जो लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे थे, दिखाएं क्या उनको दोबारा? ये देखिए लंबे लंबे हैं, देखिए कितनी लंबाई है, बहुत लंबे लंबे होते हाँ सर, रेड कलर वाला ना। हैं। ये जो है ये वाला, ये एरिया, ये जो है एक्सॉन, देखिए ऊपर से लेकर यहाँ तक आया हुआ है। ये जो है, ये जो एक्सॉन जहां पर है, तो ये नीचे उतरेंगे तो ये किसी, चूंकि बहुत कई देखिए करोड़ों की संख्या में उतरते हैं ना, तो ये जो है जब नीचे उतरेंगे तो ये बंडल ऑफ एक्सॉन आर नोन एज ट्रैक्ट। नोट कर लीजिए, ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग, ट्रैक्ट, ट्रैक्ट। सर एक बार और बोल दीजिए। अगर अगर जहां पर एक्सॉन है, यहाँ पर हम लोग व्हाइट मैटर बोला ना, तो यानी बीच का, ये ब्रेन के बीच का भाग है। अगर यहाँ पर कोई सेल बॉडी पड़ी होगी तो उस सेल बॉडी का कलर क्या होगा? ग्रे होगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि न्यूक्लियस है। ठीक है सर। ठीक है, यस और सर। जो ट्रैक्ट जो व्हाइट मैटर, ये मतलब एक्सॉन है, तो एक्सॉन के बंडल नीचे उतरेंगे तो उनका कलर व्हाइट होगा और वो ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो हमेशा एक प्रश्न ये आता है, आप क्वेश्चन में आता है कि जो ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सॉन के बने होते हैं कि ग्रे मैटर के? सब लोग बंद कर दें। सब लोग म्यूट कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये जो ट्रैक्ट है का, तो व्हाइट जो ट्रैक्ट होता है वो व्हाइट मैटर के बने होते हैं, एक्सॉन के बने होते हैं। तो एक्सॉन माने व्हाइट मैटर, तो व्हाइट मैटर के बने होते हैं, एक्सॉन के बने होते हैं, इनको ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, ये तो स्थिति हो गई। लेकिन अभी हम लोग दूसरी बात करें, पेरीफेरी। हम लोग का पीएनएस है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं। अब अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसा कोई अरेंजमेंट होगा, वो अभी नोट कर लीजिएगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कोई ये पाया जाएगा, कौन सा? सेल बॉडी बीच में कहीं पाई जाएगी सेल बॉडी, तो उसे हम लोग बोलेंगे गैंग्लियन। एक नया शब्द गैंग्लियन बोलेंगे। ठीक है, यानी जहां पर ग्रे मैटर कोई पड़ा होगा बीच में, जहां पर सेल बॉडी कहीं पड़ी होगी पीएनएस में, यानी नर्व वाले वो जहां पर अब ये स्पाइनल नर्व, तो उनको बोलेंगे गैंग्लियन। और जहां व्हाइट मैटर होगा पीएनएस में,
जहां पीनस में व्हाइट मैटर होगा यानी एक्सॉन होंगे, उनको हम लोग कहेंगे नर्व। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां जो चीजें न्यूक्लियस, यहां जो न्यूक्लियस और ट्रैक्ट हम लोग कह रहे हैं, वहां हम लोग गैंग्लियन और नर्व कहेंगे। इसीलिए हम लोग पेरिफेरल में नर्व की बात करते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व सब बोलते हैं ना, तो वो नर्व जो है वो एक्सॉन के बने होते हैं, यानी वो व्हाइट मैटर के बने होते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा और रह गया है, आप लोगों को लेट हो गया शायद, 5 मिनट और थोड़ा सा बता दें। अब ब्रेन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया, कोई बताए? कोई बताए? सारे इंफॉर्मेशन क्योंकि का ब्रेन से होता है। पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजर है, पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजर हमारा ब्रेन है। हाँ, कंट्रोलर है, हाथ पांव हिलते हैं, चलना देखना सब उसी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही रेगुलेटर है, वही कंट्रोलर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब इसकी सबसे अधिक अगर घर के अंदर आपकी तिजोरी होती हो तो तिजोरी कहाँ रखते हैं आप लोग? बाहर, कमरे के बाहर, ड्राइंग रूम में? सेफ सेफ रखते हैं उसको, जहाँ सुरक्षित रहती है। एक ही पर्पज है, सेफ्टी। सेफ जहां पे रखेंगे सेफ, तो सेफ्टी। अब ब्रेन की सेफ्टी के लिए क्या किया हम लोगों ने, देखिए कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। ब्रेन की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई पहले बाल रख दीजिए ऊपर, बालों सुरक्षा हो गई। फिर हम लोगों ने कहा कि स्किन रख दीजिए, स्किन की सुरक्षा हो गई। फिर हम लोगों ने कहा कि उसमें क्रेनियल कैविटी, जिसको हम बोल रहे हैं ना कि क्रेनियल कैविटी, वो कपाल कपाल क्रेनियल कैविटी में जो कपाल हड्डी, तो वो कपाल हड्डी क्रेनियम जिसको बोलते, वो रख दिया, ताकि वो बड़ी मजबूत बोनी स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने 3 मेनिंजेस रख दिया, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। और ड्यूरा मैटर के 2 भाग, बाहरी ड्यूरा मैटर, अंदरूनी ड्यूरा मैटर। और इन सब के बीच में प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन लेयर थी, दे वर सेड टू बी मेनिंजेस। तो मेनिंजेस हम लोग रख दिया। और उनके बीच में देखिए वहीं पर आपका सीएसएफ भी, उनमें पाया मैटर और आर्कनॉइड मैटर के बीच में सब आर्कनॉइड स्पेस कहा गया। वहां पर हम लोग सीएसएफ पढ़ा ना, चैप्टर 1 शुरू में ही पढ़ा है, बीएचबी के चैप्टर 1 में। सीएसएफ प्रभावित हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वर्चुअली पूरे ब्रेन को अपने में उसी जल में ऐसा तैरा रहा है ताकि उसका वजन भी कम रहे और वो पोषण भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, झटकों से बचा रहा है वो सीएसएफ। तो ये इसी मेनिंजेस में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इसी सीएसएफ संख्या में, मतलब मात्रा में वृद्धि हो जाने पर, कमी हो जाने पर हाइड्रोसेफेलस नामक बीमारी हो जाती है। अब आपको बहुत ही जाने ना, थोड़ा सा जो जानने की जरूरत है। तो अब ये हो गया, ऐसा ही प्रोटेक्शन हम लोगों ने यहां भी किया, स्पाइनल कॉर्ड में किया। जो प्रोटेक्शन यहां दिया था हम लोगों ने, ये प्रोटेक्शन हम लोगों ने यहां भी दे दिया स्पाइनल कॉर्ड में। और इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी किसकी बनी थी, नर्वस टिश्यू की बनी थी ना, ये नर्व टिश्यू है ना सब, एक्सॉन, न्यूरॉन की बनी है ना स्पाइनल कॉर्ड। यस सर। तो अब यस यस। तो इसके चारों ओर प्रोटेक्ट, जैसे यहाँ तक प्रोटेक्शन दिया तो इसको भी तो प्रोटेक्शन करना था। तो हम लोगों ने इसके प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर दे दिया। उस बोनी स्ट्रक्चर का नाम आप लोग बता दीजिए। स्कल कहते हैं सर, स्कल। है? स्कल नहीं वो तो ये यहाँ बॉडी, ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत कहाँ पे सर? स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में तो सर स्पाइनल नर्व जाती है ना। हाँ, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया, कौन सा हमने दिया? बोनी सिस्टम, वो वर्टेब्रा है। हाँ, वो वर्टेब्रा है ना जिसके स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, उसको संयुक्त रूप से हम लोग बोलेंगे स्पाइनल कॉलम। कॉर्ड संयुक्त रूप से वर्टिब्रा सही है, वर्टिब्रा उसके एक वो है, वो कई वर्टिब्रा मिलकर के स्पाइनल कॉलम का निर्माण करती है और इसी को हम लोग स्पाइन बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम
स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइन। जब स्पाइन की बात हो, स्पाइन माने बोनी स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड माने टिश्यू, नर्वस टिश्यू स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड माने नर्वस टिश्यू का, जो नर्व्स के टिश्यू है उनका स्ट्रक्चर है, और स्पाइनल कॉलम माने जो बोनी स्ट्रक्चर है, और स्पाइन माने जो बोनी स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉलम को स्पाइन बोलते हैं। और तो यहाँ पर हम लोग अभी इस समय भी हो गया है, तो हम लोग जो है यहीं तक आकर के इसको अभी रोकते हैं। तो ये आपका इसलिए प्रिलिमिनरी जो है स्टडी आप लोगों की, उन्हें ये जो आपका ये सब किताबें में देखिए, सारी किताबें हम लोगों की यहाँ की है, संस्थान की है। ये ब्रेन करके और एक स्पाइनल और ब्रेन की दो किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, मैं उसका नाम उसमें लिख दूंगा। तो जैसे हम लोग पास ब्रेन के लिए हैंडबुक 3 उसमें ये है, और हैंडबुक 3 के अलावा जो ट्रेनिंग मैनुअल 1 करके है और ब्रेन का मैनुअल के है, तो ब्रेन की 2 किताबें आई हैं जो जिनमें स्ट्रक्चर वगैरह दिए हुए हैं, और वो है तो वो उसी से हम लोगों ने थोड़ा सा देखा कि उसमें थोड़ा कलरफुल दिया गया, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस माध्यम से हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से ये प्रचारित कर रहे हैं कि हम लोग, जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं वो भी इसको सुने, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उसको देखें, और इनके माध्यम से हम लोगों के आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, इन सब का अध्ययन करें, और जो हमारी थेरेपी है उस थेरेपी को ये समझें कि इस थेरेपी में कितना हमको कुछ देना नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, दिस इज ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रीटमेंट है। इस दृष्टिकोण से हम लोगों को इसको सबको समझना चाहिए, और तभी खेमका सर का या जो सपना है हमारे एस्पस का जो मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, वो साकार होगा। तो इन शब्दों के साथ हम लोग वीडियो को अभी सर हैंडबुक 3 में भी कलर्ड पिक्चर है सर?